अपने इनसे मिलिए कार्यक्रम में एक बार हम फिर से लेकर आए हैं मुंबई से एक मशहूर शख्सियत को, जो कि 80 के दशक में मशहूर फिल्मी कव्वाल जनाब अजीज़ नाज़ा साहब से शादी करके और इस्लाम कबूल करके श्वेता मिश्रा से बनी मुमताज़ अजीज़ नाज़ा। पीएससी तक की शिक्षा प्राप्त मुमताज़ जी को बचपन से ही चित्रकारी, लेखन और संगीत का शौक़ था। नाज़ा साहब से जुड़ने के बाद आप फिल्मी दुनिया के करीब आईं। लखनऊ दूरदर्शन पर आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की और अनेक कार्यक्रमों की एंकरिंग भी की। आप समाज सेवा से भी जुड़ी रहीं। इसके अलावा अपने गायक बेटे के लिए आप निरंतर गीत भी लिखती रही हैं और एक बेहतरीन शायर के रूप में मंचों पर भी लगातार सक्रिय रही हैं। तो आइए कुछ सवालों के साथ हम रूबरू होते हैं मुमताज़ अजीज़ नाज़ा जी से। मोहतरमा मुमताज़ अजीज़ नाज़ा जी का हमारे इनसे मिलिए कार्यक्रम में अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भी बहुत बहुत नमस्कार। और इनसे मिलिए कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए, मेरे विचारों को रखने के लिए एक मंच देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहतरमा, आपसे मैं पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप बचपन से ही विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थी, जैसे पेंटिंग है, लेखन है, संगीत है। तो जीवन के किस मोड़ पर आपको ऐसा लगा कि आपको इनमें से किसी एक कला को या अनेक कलाओं को व्यवसाय का रूप देते हुए आगे बढ़ना चाहिए? शादी से पहले तो मैंने अपनी कला को व्यवसाय बनाने के बारे में कभी सोचा नहीं था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई शादी की वजह से। और शादी के बाद जब तक अजीज़ साहब जिंदा थे, मेरा अपनी सभी कलाओं से रिश्ता करीब करीब टूट ही गया था। गाने के लिए तो उन्होंने साफ ही कह दिया था कि मुझे गाना छोड़ना पड़ेगा, और इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं था। और बाकी चीज़ें पेंटिंग में करती थी या कुछ लिखती थी तो वो उसका मजाक उड़ाते थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मैंने पेंटिंग करना और लिखना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। हाँ, संगीत का माहौल मेरे घर में था, तो गुनगुनाना मेरी आदत था, तो मैं हर वक्त कुछ ना कुछ गुनगुनाया करती थी। वो आदत मैं कभी छोड़ नहीं पाई। और दूसरी बात, घर में शायरों का आना जाना लगा रहता था, नशिस्तें हुआ करती थी। तो वो माहौल मुझे जो मिला, तो मैं कुछ ना कुछ सीखती रही, जो आगे चल के मुझे काम आया। किताबें बहुत थी, शायरी की किताबें बहुत थी हमारे घर में, और पढ़ने का शौक़ मुझे और भी था, तो मैं खुद भी किताबें ख़रीदती थी। पढ़ना लिखना जारी रहा, लेकिन बस मेरी कलाओं से मेरा इतना ही रिश्ता रहा शादी के बाद। मोहतरमा, अगला प्रश्न, जिन अजीज़ नाज़ा साहब की वजह से आपको देश विदेश में एक पहचान मिली, उनसे आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी, और उनकी किस कव्वाली पर आप अपना दिल दे बैठी थी? अजीज़ नाज़ा साहब से मेरी मुलाकात कानपुर में ही हुई थी। उनका एक शो था कानपुर में, और वो उस शो के लिए आए थे। और शो के बाद हम लोग सुनने गए थे, तो उन्होंने हमारी फैमिली को अपने होटल में इनवाइट किया, और फिर ऐसे एक सिलसिला चल निकला। और रही बात मैं उनकी किस कव्वाली पे फ़िदा हुई, तो दरअसल मुझे कव्वालियों में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो उस वक्त बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, और उनकी झूम बराबर और चढ़ता सूरज बहुत हिट हो चुकी थी। इसके अलावा भजन बिना चैन ना आए राम, फिल्म रफू चक्कर में, वो बहुत हिट हो चुकी थी।
तो उनकी शख्सियत और उनका ऑरा और उनका ग्लैमर इतना अट्रैक्टिव था कि उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। और जिस तरह की मेरी उस वक्त उम्र थी, मैं 19 साल की थी, 19-20 साल की कुछ थी मैं, तो मेरे लिए उनकी तरफ आकर्षित हो जाना बहुत आम बात थी। इस तरह से मैं उनकी तरफ आकर्षित हुई। मुमताज जी, 70 और 80 का दशक कव्वालियों का एक बेहतरीन सुनहरा दौर था और उस समय झूम बराबर झूम शराबी से लेकर चढ़ता सूरज तक अजीज नाजा साहब की तूती बोलती थी। तो ऐसे में जब उनके पास विवाह के लिए रिश्तों की कमी नहीं होगी, आप उनकी नजर में कैसे चढ़ गई? सवाल का जवाब तो अजीज नाजा साहब ज़्यादा बेहतर दे सकते थे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि शायद हमारी पसंद एक होने की वजह से वो मेरी तरफ आकर्षित हुए होंगे। लेकिन उनकी उम्र उस वक्त, ये 1984 की बात है, उनकी उम्र उस वक्त 48 इयर्स की थी और मैं 20 साल की थी। तो उनकी तो पहले ही 2 शादियां हो चुकी थी, तो ऐसा नहीं था कि उनके लिए रिश्ते तो बहुत से रहे होंगे। लेकिन मुझे शायरी से और संगीत से जो लगाव था, मेरा ख्याल है कि उस वजह से वो भी मेरी तरफ आकर्षित हुए। और दूसरी एक चीज़ थी कि मेरा उस वक्त माइंड इतना तेज़ था कि वो शेर सुनाते थे और वो मुझे फ़ौरन याद हो जाता था और मैं उसे उनको सुना देती थी। तो वो इस बात से बहुत इम्प्रेस थे। वो कहते थे कि इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह है। तो ये बात भी एक रही कि पसंद एक होने की वजह से शायद वो मेरी तरफ आकर्षित हुए और मैं भी उनकी तरफ आकर्षित हुई। शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्मी श्वेता मिश्रा जब अजीज नाजा साहब से शादी करके मुमताज अजीज नाजा बनती हैं, तब उन्हें किस तरह का अनुभव होता है, या उनको घर परिवार या समाज में किसी तरह के विरोध का भी सामना करना पड़ा? जैसे यदि आज का युग होता तो शायद ये लव जिहाद का मामला बनकर उलझ जाता। ये सवाल पहली बार मुझसे किसी ने पूछा है और ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए। एक्चुअली श्वेता मिश्रा से मुमताज़ नाज़ा बनते वक्त मेरी ज़िंदगी से बहुत कुछ खो गया था। मेरे अपने, मेरा परिवार और मेरा शहर, वो सब कहीं बहुत पीछे छूट गए थे और मैं बिल्कुल अनजान लोगों के बीच खड़ी थी। एक खालीपन का एहसास था कि मेरा शायद अब पता नहीं कब मेरे घर वालों से मेरी मुलाकात हो पाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। 7 साल तक मेरा उनसे बहुत ही नहीं के बराबर संपर्क रहा। रही बात विरोध की, तो घर वालों ने विरोध किया था, लेकिन मैं बालिग थी तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और समाज उस वक्त इतना एग्रेसिव नहीं था जितना आज है, लेकिन फिर भी मुझे तो नहीं, लेकिन समाज के ताने व्यंग मेरे माँ बाप को शायद झेलने पड़े होंगे। लोग हिंदू और मुस्लिम बन गए हैं लम्हों में, आदमी न बन पाए, आदमी न बन पाए, ये हम 1000 साल आदमी न बन पाए, हम 1000 सालों में। न सुकून मिलता है बुतखाने में, चैन मिलता है तो साकी तेरे मैखाने में। जैसी करनी जैसी करनी
थी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। सर को उठा कर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। एक बेहतरीन शायरा होने के नाते क्या कभी अजीज नाजा साहब ने आपकी शायरी का भी अपनी कव्वाली में उपयोग किया या किसी अन्य तरह से? जी नहीं, उनके मुताबिक मुझे लिखना नहीं आता था। मेरे लेखन का, मेरी लेखन क्षमता का उपयोग उन्होंने सिर्फ इतना ही किया कि जब भी कहीं उनका बायो लिखना होता था या उनके बारे में कोई आर्टिकल लिखना होता था या कहीं कोई एप्लीकेशन लिखनी होती थी तो वो मुझे लिखनी पड़ती थी। बस इतना ही मेरी लेखन क्षमता का उस वक्त उपयोग रह गया था। अच्छा नाजा जी, आपको तो गायन का भी अच्छा खासा शौक रहा है। कभी ऐसा भी मौका आया होगा कि आपने नाजा साहब के साथ मंच साझा किया हो या उन्होंने अपने किसी कव्वाली में आपको भी अपने साथ मंच पर रखा हो? जी नहीं, अफेयर के वक्त ही उन्होंने पहली शर्त यही रखी थी कि मुझे गाना छोड़ना होगा, तो मैंने ये शर्त मान ली थी। और उनके साथ या अकेले गाने का फिर कोई सवाल ही नहीं उठता था, तो मेरा गाना उनके साथ कभी गाने का मौका नहीं मिला। मुमताज जी, यदि आपकी अब तक की विभिन्न उपलब्धियों पर नजर डाली जाए और आपसे एक सवाल किया जाए कि आपको अपनी सबसे अच्छी उपलब्धि कौन सी लगती है, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगी? वैसे मुझे लगता नहीं है कि मैंने अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन अगर आप पूछेंगे ही तो मैं कहूँगी कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग जो है वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरे देखा जाए तो मेरे बेटे मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि हैं। उनकी जो भी कामयाबी होती है वो मुझे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। नाजा साहब की बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं। उनके जाने के बाद आपने उनकी विरासत को कैसे संभाला या जो उनका बहुत ही खूबसूरत रुतबा था उसे कैसे कायम रखा? इसे इत्तेफाक कह लीजिए या मेरी किस्मत। मेरे बेटे को जैसे ही लॉन्च किया गया, लोगों ने उसे हाथों हाथ ले लिया और उसमें इतनी प्रतिभा भी थी कि उसने अपने पिता की विरासत का बोझ बखूबी अपने कंधों पे उठा लिया और जो रुतबा मुझसे छिन गया था वो उसने बहाल कराया। कि लुट के रास्ते में खड़ी सोच रही हूँ मुमताज, लुट के रास्ते में खड़ी सोच रही हूँ मुमताज, जाने खोया था कहाँ मेरा असासा मुझसे। मदावाए दिलो जानो नज़र की जिसकी हर खूबी, मदावाए दिलो जानो नज़र की जिसकी हर खूबी, तसव्वुर में बसा है आज तक वो जाने महबूबी। खमीदा सर हुआ कातिल जो देखा हुस्न जख्मों का, रवानी खून में वो है कि खंजर का बात है। ये तुम्हारा कहर तुमको ही न ले डूबे कहीं, ये तुम्हारा कहर तुमको ही न ले डूबे कहीं, तुम जरा अपने मुक़द्दर का इशारा देखना।
मुमताज जी, आज के संदर्भ में या आज के वातावरण में यदि आपको फिल्मी दुनिया से किसी फिल्म के लिए बड़ा ऑफर मिले तो आप किस तरह की कहानी पर काम करना चाहेंगी या किस तरह का गीत लिखना चाहेंगी? मौका मिले तो मैं उमराव जान की कहानी को आज के संदर्भ में दोबारा लिखना चाहूँगी। दूसरे, अगर मुझे मौका मिला कभी तो मैं वयम रक्षामा की स्क्रिप्ट का स्क्रीन प्ले लिखना चाहूँगी। इसके अलावा एक चीज़ जो मेरे जहन में है, हमारे भारत की प्रेम कहानियों की, जिन्हें कभी प्रेम कहानियों के रूप में देखा नहीं गया है, जैसे शिव सती का प्रसंग जो है वो एक बहुत अच्छी प्रेम कहानी है, शिव पार्वती का प्रसंग है, राम सीता का प्रसंग है, प्रेम कहानियाँ हैं, लेकिन इनको कभी प्रेम कहानी के तौर पे नहीं देखा गया। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं इनको ज़रूर लिखना चाहूँगी। मुमताज जी, 1999 में आपके साथ जो हादसा हुआ उसमें आपका पाँव खराब हुआ, इसके बावजूद अपने आप को आपने कैसे संभाला और निरंतर लेखन और मंचों पर कैसे अपनी सक्रियता बरकरार रखी? हादसे के बाद 12-13 साल तक मैं मंच से बिल्कुल ही दूर रही। उसके बाद जब मेरे बेटे ने गाना शुरू किया तब ना उसका इतना नाम था और ना उस वक्त इतना पैसा था कि हम शायरों को हायर कर पाते। तो उसके लिए लिखने के लिए मैं लेखन की दुनिया में वापस लौटी और उसके लिए लिखना शुरू किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने मैगज़ीन्स में अपना कलाम भेजा, वहाँ से छपने लगा और जैसे जैसे कामयाबी मिली तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मंच पर मुझे दोबारा लाने का श्रेय मैं कांग्रेस के मुंबई कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री निज़ामुद्दीन राइन को देना चाहूँगी। उनके आग्रह पर मैंने मुशायरे पढ़ने शुरू किए और पहला मुशायरा मैंने उन्हीं के लिए पढ़ा। उसके बाद जब तक 2014 में जब तक मैं बिल्कुल ही बेड रिडन नहीं हो गई, जब तक बिल्कुल चलना फिरना मेरा बंद नहीं हो गया, तब तक मैं मुशायरे पढ़ती रही। मुमताज जी, आपका लिखा कोई ऐसा गीत, कोई ऐसी गजल या कोई ऐसी कहानी जिसने आपको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया हो और आपके फैंस भी बेशुमार बढ़े हों, कृपया बताएं। मेरा एक गीत था जो मैंने एक कंपनी के प्रमोशन के लिए लिखा था। वो गीत मेरे बेटे ने कंपोज किया था और उसको स्वर दिया था उस वक्त के मशहूर सिंगर जावेद अली ने। और उसके बोल कुछ यूँ थे कि चलो बनाए राह एक ज़मीं से आसमान तक, मिटा दे सारे फासले सितारों के जहान तक, इरादों से बनाएंगे हवाओं पर निशान भी, बुलंद हो उड़ान तो झुकेगा आसमान भी, बस एक ज़रा सी देर है हमारी उड़ान तक। तो मेरी फेसबुक पर भी मकबूलियत इसी गीत की वजह से हुई थी। जब मैंने ये गीत पोस्ट किया था उसके बाद एकदम से मेरे फ्रेंड्स कह लीजिए या फैंस कह लीजिए, उनकी तादाद में इजाफा हुआ था। इसके अलावा एक और गीत जो 26/11 के मुंबई अटैक पे मैंने लिखा था, वो भी बहुत पसंद किया गया था, बहुत मकबूल हुआ था। वो गीत मेरे बेटे ने कंपोज किया था और उसे मधुश्री ने आवाज़ दी थी। मुमताज जी, भविष्य की आपकी और क्या क्या योजनाएं हैं? भविष्य की फिलहाल मेरे पास कोई योजनाएं नहीं है। अभी इस वक्त मेरे सामने मेरे पोते का भविष्य है और मेरे जहन में सिर्फ उसी के लिए योजनाएं हैं। उसके भविष्य को संवारना चाहती हूँ। इसके लिए HMV से अपना हक हासिल करना मेरी पहली प्राथमिकता है। मुमताज जी, एक और बहुत निजी प्रश्न आपसे। जैसा कि आपने बताया कि नादा साहब की 2 पत्नियां पहले से थीं और नादा साहब अपनी
फिल्मी दुनिया में अत्यंत व्यस्त भी रहते थे। आपकी और उनकी उम्र में बहुत लंबा फासला भी था, तो ऐसे में मुझे लगता है उनकी व्यस्तता और ये उम्र की दूरियों के बीच आपको उनके साथ समय बिताने का कितना अवसर मिल पाया होगा, या कितना आप अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट रही होंगी? दरअसल मेरी जब उनसे मुलाकात हुई उस वक्त कव्वालियों का दौर थोड़ा ज़वाल पे आ गया था और गज़लों का दौर आ चुका था, तो उतनी व्यस्तता उनकी उस वक्त तक नहीं रह गई थी जैसी किसी ज़माने में हुआ करती होगी। और शुरू में तो हर प्रोग्राम में और हर रिकॉर्डिंग में वो मुझे साथ ही ले जाते थे और मेरी राय को काफ़ी अहमियत भी देते थे। फिर धीरे धीरे बच्चे हो जाने के बाद मैं घर में ज़्यादा व्यस्त हो गई। दरअसल मेरी उनसे वैचारिक भिन्नताएं ज़्यादा थीं और मेरी और उनकी उम्र में इतना फासला था कि एक जनरेशन गैप आ जाता था, तो उसकी वजह से इतना विचारों में फ़र्क हो जाता था। शायद अगर मैं उनके वक्त में पैदा हुई होती या वो मेरे वक्त में पैदा हुए होते तो मामला कुछ और होता। दूर से चलकर आए हैं तुम्हें उठा पर्दा तो मुझसे न कहना, सितारों को रंगी बहारों को उठ के जाएंगे हम लोग। मोह माया की आस तो पगले, मोह माया की आस तो पगले, होगी कभी ना पूरी। शान से पी ले, शान से जी ले, शान से पी ले, शान से जी ले, झूम नशे में झूम बराबर झूम। होली है भारी है हिंद के वाली, है हिंद के। मुमताज जी, जिस तरह से आजकल की हमारी नई पीढ़ी फिल्मी दुनिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आंख बंद करके भाग रही है, तो ऐसी पीढ़ी को आप अपने अब तक के अनुभव के हिसाब से क्या संदेश देना चाहेंगी? नई पीढ़ी के बच्चे बहुत समझदार हैं और बहुत स्मार्ट हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या चाहिए और उसे कैसे हासिल करना है, और उनकी खुशकिस्मती है कि आजकल ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनके ज़रिए वो अपनी बात को दुनिया के सामने ला सकते हैं, अपने हुनर को दुनिया के सामने ला सकते हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और अभी पिछले दिनों टिकटॉक था, उसके जैसे और भी अभी तो कई आ गए हैं, मौज है, ज़िली है। तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा आसमान खुला है। बस उनको चाहिए कि अपना लक्ष्य तय करें और लगन से अपने लक्ष्य को पाने की धुन में लगे रहें। मुमताज जी, अंत में एक और प्रश्न। आपके लंबे जीवन में कोई ऐसा भी पल रहा होगा जिसे आप हमेशा के लिए भूलना चाहती हो या उसे अपने जीवन से निकाल देना चाहती हो, तो वो पल कौन सा होगा? अगर मुझे मौका दिया जाता तो मैं अपनी शादी का पल अपनी ज़िंदगी से इरेज कर देना चाहती। मुमताज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इनसे मिलिए कार्यक्रम में आई और अपने जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण निजी और सार्वजनिक पलों को हमारे साथ शेयर किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इनसे मिलिए कार्यक्रम में मुझे मंच देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुद से मिलने की थी आज ख्वाहिश बहुत, ढूंढ पाए ना अपना पता देख कर। एक दिन तो मुमताज ये किस्मत चमकेगी, खुद को ये एहसास दिलाए बैठे हैं।